नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे रिकवरी पोजीशन और सिर से पैर तक के प्रारंभिक आकलन के बारे में। तो आज का जो हमारा ये विस्तृत लेक्चर है ना, ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास भीड़ तो जमा हो जाती है, उसकी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आगे क्या करना है। यही तो सबसे बड़ी समस्या होती है आपातकालीन स्थितियों में। सही कहा। उस समय सही जानकारी का होना एकदम चमत्कार की तरह काम कर सकता है। तो आज हम उसी क्या करना है का विज्ञान समझेंगे। हम आपातकालीन चिकित्सा के इन दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को गहराई से खंगालने वाले हैं। और देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ये समझना है कि ये मेडिकल प्रोटोकॉल असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में ना, क्या करना है ये जानने से ज्यादा क्यों करना है ये समझना जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब आप किसी आपात स्थिति में होते हैं तो आपके पास सोचने का बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। एकदम सही। और अगर आपको किसी प्रक्रिया के पीछे का कारण पता है, उसका विज्ञान पता है, तो वो आपकी सहज बुद्धि या रिफ्लेक्स का हिस्सा बन जाता है और यही समझ अक्सर किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो किसी भी और चोट को देखने से पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? सबसे पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति सुरक्षित रूप से सांस ले पा रहा है या नहीं। हाँ, और यहीं पर रिकवरी पोजीशन यानी मरीज को करवट की स्थिति में लिटाने का कॉन्सेप्ट आता है। सरल शब्दों में कहें तो ये मरीज का वायु मार्ग, जिसे हम एयरवे कहते हैं, उसे साफ रखने की एक तकनीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये स्थिति किन मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है? रिकवरी पोजीशन मुख्य रूप से उन मरीजों के लिए एक जीवन रक्षक तकनीक है जो बेहोश हैं लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं। अच्छा, जो सांस ले पा रहे हैं। जी हाँ। उदाहरण के लिए जैसे किसी को दौरा या सीजर पड़ा हो और वो उसके बाद की बेहोशी में हो, या फिर सीपीआर देने के बाद जब मरीज की सांस वापस आ गई हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी तो है ना? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मरीज को रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल इंजरी का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत तार्किक बात है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से गिरा है या किसी भीषण कार दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो उसे ऐसे ही करवट दिलाने या घुमाने से रीढ़ की हड्डी और ज्यादा खिसक सकती है। सही पकड़ा आपने। ऐसे मामलों में अगर आप मरीज को घुमाते हैं तो टूटी हुई हड्डी रीढ़ की नस को यानी स्पाइनल कॉर्ड को काट सकती है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। इससे मरीज को स्थायी लकवा मार सकता है। इसलिए स्थिति का संदर्भ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ गए। अब थोड़ा इसके पीछे के शारीरिक आधार यानी फिजियोलॉजी पर आते हैं। कहा जाता है कि रिकवरी पोजीशन जीभ को पीछे गिरने से रोकती है। जी, बिल्कुल रोकती है। ये मुझे एक घर में खर्राटे लेने वाले लोगों की याद दिलाता है। मतलब जब कोई बहुत तेज खर्राटे ले रहा होता है तो हम अक्सर उसे धक्का देकर करवट में कर देते हैं और खर्राटे बंद हो जाते हैं। क्या यहाँ भी वही लॉजिक काम कर रहा है? अरे हाँ, आपका ये खराटे वाला लॉजिक यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। सच में? हाँ, देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पीठ के बल बेहोश लेटा होता है तो उसके शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल या रिलैक्स हो जाती हैं। और हमारी जीभ भी तो एक मांसपेशी ही है। बिल्कुल सही। तो जब जीभ शिथिल होती है तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण वो भारी होकर गले के पिछले हिस्से में गिर जाती है। और चूंकि व्यक्ति बेहोश है इसलिए हवा का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, तो जब हम मरीज को रिकवरी पोजीशन में करवट दिलाते हैं तो क्या होता है? तो जीभ गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे या गाल की तरफ गिरती है और इसके कारण पीछे हवा जाने का रास्ता बिल्कुल खुला रहता है। मतलब हम सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट है ना? लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण खतरा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसे एस्पिरेशन कहा जाता है, यानी बेहोश व्यक्ति के उल्टी करने या मुंह में खून आने का खतरा। एस्पिरेशन को रोकना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मरीज को घुटन महसूस ना हो? घुटन तो एक तात्कालिक खतरा है, लेकिन एस्पिरेशन का असली खतरा बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, हमारे गले में मुख्य रूप से दो नलियां होती हैं, एक खाने वाली और एक सांस वाली। जी, एक भोजन के लिए जो पेट में जाती है और एक हवा के लिए यानी ट्रैकिया जो फेफड़ों में जाती है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारी एक प्रतिवर्ती क्रिया
यानी गैग रिफ्लेक्स काम करती है। हाँ, जो हमें फंदा लगने से बचाती है। बिल्कुल, वो खाने या पानी को सांस की नली में जाने से रोकती है। लेकिन जब आप बेहोश होते हैं तो ये गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करता। अच्छा, मतलब शरीर का गार्ड पूरी तरह से सो जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, गार्ड सो जाता है। अब अगर मरीज पीठ के बल लेटा है और उसे उल्टी आती है या उसके मुंह में कोई स्राव या खून है, तो वो तरल पदार्थ सीधे हवा की नली से होते हुए फेफड़ों में चला जाता है। और इसे ही एस्पिरेशन कहते हैं। जी, और फेफड़ों में पेट का एसिड या खून जाने से न केवल तुरंत दम घुट सकता है, बल्कि अगर मरीज बच भी जाए तो उस एसिड के कारण फेफड़ों में बहुत भयंकर सूजन और संक्रमण हो जाता है। बाप रे। इसे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं और ये अक्सर जानलेवा होता है। रिकवरी पोजीशन गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी तरल पदार्थ मुंह के कोने से बाहर जमीन पर गिर जाए न कि फेफड़ों के अंदर जाए। हम्म, ये तो वाकई बहुत खतरनाक स्थिति है। एस्पिरेशन निमोनिया के बारे में सोचकर ही डर लगता है। इसलिए ये पोजीशन इतनी क्रिटिकल है। अब जब हम समझ गए हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये जानना भी जरूरी है कि रिकवरी पोजीशन बनाई कैसे जाती है। बिल्कुल, इसके स्टेप्स बहुत वैज्ञानिक हैं। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं, मान लीजिए मैं मरीज के पास घुटनों के बल बैठी हूं। सबसे पहले हमें सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और सांस की जांच करनी है, राइट? हाँ, सबसे पहला कदम यही है। फिर मुझे मरीज के उस हाथ को जो मेरी तरफ है ऐसे रखना है जैसे वो ऊपर की ओर इशारा कर रहा हो, यानी समकोण या राइट एंगल पर। जी, बिल्कुल ऐसे। और फिर जो दूसरा हाथ है जो मुझसे दूर है, उसे छाती के पार लाकर मरीज के गाल के नीचे एक तकिए की तरह लगाना है। ऐसा क्यों करते हैं? ये जो हाथ को गाल के नीचे रखने वाला कदम है ना, ये बहुत ही शानदार शारीरिक यांत्रिकी है। अच्छा। हाँ, जब आप मरीज को अपनी तरफ लुढ़काएंगी तो ये हाथ उसके सिर और गर्दन के लिए एक गद्दे या कुशन का काम करेगा। ये सुनिश्चित करता है कि शरीर घुमाते समय सिर जोर से फर्श से न टकराए। ओहो, मतलब गर्दन किसी अजीब कोण पर न मुड़ जाए। बिल्कुल, और ये वायु मार्ग को सीधा रखने में भी बहुत मदद करता है। वाह, हर कदम का अपना एक खास कारण है। अब हाथ तो सेट हो गए, इसके बाद हमें मरीज के दूर वाले घुटने को मोड़ना है ताकि पैर का तलवा जमीन पर रहे। एकदम सही जा रही हैं आप। और फिर उसी मुड़े हुए घुटने को पकड़कर मरीज को अपनी ओर लुढ़काना है। ये तो मुझे बिल्कुल भौतिकी के लीवर सिस्टम जैसा लग रहा है। अरे वाह, आपने बहुत सी एनालॉजी पकड़ी। हाँ, मतलब एक छोटे से बल से आप बहुत भारी वजन को आसानी से घुमा सकते हैं। कोई दुबला पतला व्यक्ति भी इस तकनीक से एक भारी भरकम बेहोश व्यक्ति को अपनी तरफ घुमा सकता है ना? 100% सही। आपको अपनी पीठ या कमर पर बिल्कुल जोर नहीं लगाना है। आपको बस शरीर की यांत्रिकी का उपयोग करना है। वो मुड़ा हुआ पैर एक लीवर की तरह काम करता है। बहुत स्मार्ट तकनीक है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, जब व्यक्ति करवट में आ जाता है तो वही मुड़ा हुआ पैर एक स्टैंड की तरह काम करता है, जो शरीर को आगे पेट के बल गिरने से रोकता है। अच्छा, तो उसे हम एडजस्ट करके समकोण पर रख देते हैं ताकि शरीर स्थिर रहे। बिल्कुल। इसके बाद हम बस सिर को थोड़ा पीछे झुका देते हैं ताकि हवा का रास्ता सीधा रहे, और फिर लगातार सांस की निगरानी करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा वैज्ञानिक है। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है यहाँ पे। बताइए क्या? मेडिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर मरीज रिकवरी पोजीशन में है तो हमें हर 30 मिनट में उसकी स्थिति बदलनी चाहिए, यानी उसे दूसरी करवट लिटाना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है। लेकिन अगर मरीज आराम से सांस ले रहा है, उसका वायु मार्ग खुला है और वो सुरक्षित है, तो हर आधे घंटे में उसे हिलाकर उस स्थिरता को छेड़ने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। ऐसा लग सकता है कि जो चीज सही काम कर रही है उसे क्यों छेड़ना। हाँ, वही तो। लेकिन यहाँ हमें शरीर के परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन को समझना होगा। जब कोई बेहोश व्यक्ति लंबे समय तक एक ही करवट पर लेटा रहता है तो उसके शरीर का पूरा वजन नीचे वाले हिस्से पर पड़ता है। मतलब उस तरफ के कंधे, कूल्हे और हाथ पैर। बिल्कुल, जो हिस्सा जमीन से सटा हुआ है। हाँ। उस भारी दबाव के कारण उस हिस्से की नसों और रक्त वाहिकाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वहाँ रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है या पूरी तरह रुक भी सकता है। ओह, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर नसों पर लंबे समय तक दबाव बना रहे तो परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। रक्त प्रवाह रुकने से मांसपेशियों के ऊतक ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसे ही हम प्रेशर सोर्स या दबाव की चोटें कहते हैं।
इसलिए वायुमार्ग को सुरक्षित रखते हुए भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि अंगों को नुकसान न पहुंचे। समझ गई। हर 30 मिनट में करवट बदलना इसी दबाव को हटाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। वायुमार्ग बचाते बचाते कहीं हम किसी का हाथ या पैर हमेशा के लिए खराब न कर दें, इसलिए ये रोटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब मान लेते हैं कि वायुमार्ग सुरक्षित हो गया है और मरीज सांस ले रहा है। प्राथमिक खतरा टल गया है। जी। लेकिन शरीर के अंदर क्या टूट-फूट हुई है, ये जानना अभी बाकी है। यहीं से हमारा अगला कदम शुरू होता है, सिर से पैर तक का प्रारंभिक आकलन, जिसे इनिशियल हेड टू टो असेसमेंट कहते हैं। सही कहा। चिकित्सा की भाषा में हम कहते हैं कि जब प्राथमिक सर्वेक्षण यानी प्राइमरी सर्वे पूरा हो चुका हो, तब हम ये द्वितीयक सर्वेक्षण शुरू करते हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण से आपका मतलब ABC से है ना? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन? जी हाँ, जब ABC स्थिर हो जाएं, उसके बाद ही ये द्वितीयक सर्वेक्षण किया जाता है। ये मुझे किसी बड़े भूकंप के बाद एक इमारत की संरचनात्मक जांच करने जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब ABC उस इमारत में लगी आग को बुझाने जैसा है, जो सबसे पहले करना है ताकि कम से कम इमारत बचे। लेकिन आग बुझने के बाद आपको पूरी इमारत का निरीक्षण करना होता है कि कहीं कोई दीवार तो अंदर से नहीं दरक गई है, कहीं नींव तो कमजोर नहीं हो गई है। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी आपने। ये सिर से पैर तक का आंकलन, वही दरारें खोजने का काम है, राइट? एकदम सही। अक्सर दुर्घटना के तुरंत बाद मरीज का शरीर एड्रेनलिन से भरा होता है और ये एड्रेनलिन एक प्राकृतिक पेन किलर का काम करता है। अच्छा, तो मरीज को दर्द महसूस नहीं होता? काफी हद तक नहीं होता। हो सकता है कि मरीज को बहुत दर्द ना हो रहा हो और जो सबसे स्पष्ट चोटें हैं, जैसे माथे से खून बहना, वो हमारा पूरा ध्यान खींच लें। हमारा ध्यान भटक सकता है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि उनकी पसलियां टूटी हों या पेट के अंदर कोई भारी रक्तस्राव हो रहा हो जो तुरंत बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम ये व्यवस्थित सिर से पैर तक की जांच नहीं करेंगे तो वे छिपी हुई दरारें बाद में पूरी इमारत को गिरा सकती हैं। यानी मरीज की जान ले सकती हैं। इस जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। मैंने सुना है, व्यवस्थित रूप से शरीर के दोनों पक्षों की तुलना करना। जी, बायां हिस्सा बनाम दायां हिस्सा। तो हम सिर्फ देखकर पता क्यों नहीं लगा सकते? ये तुलना इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि मानव शरीर सममित यानी सिमेट्रिकल होता है। हमारा बायां हिस्सा काफी हद तक दाएं हिस्से का दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होता है। ये तो है। जब आप किसी अपरिचित मरीज का आकलन कर रहे हों तो आपको नहीं पता कि उसका सामान्य शरीर कैसा दिखता है। लेकिन अगर आप उसके बाएं पैर की तुलना दाएं पैर से करेंगे तो कोई भी असामान्य सूजन, विकृति या रंग में बदलाव तुरंत आपकी पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, तो एक तरफ का हिस्सा ही दूसरी तरफ के लिए एक बेसलाइन का काम करता है। ये असामान्यता को पकड़ने का सच में सबसे तेज तरीका है। बिल्कुल। समझ गई। अब अगर हम धड़ के हिस्से यानी टॉर्सो की जांच पर ध्यान दें तो इसमें 3 मुख्य क्षेत्र आते हैं: छाती, पेट और श्रोणी यानी पेल्विस। जी। छाती की जांच में तो हम समरूपता देखते हैं कि क्या दोनों फेफड़े समान रूप से हवा से भर रहे हैं या नहीं। सांस की आवाज सुनते हैं और पसलियों में दर्द की जांच करते हैं। सही कहा। इसके बाद आता है पेट। यहाँ हमें सूजन देखनी होती है और कठोरता महसूस करनी होती है। नोट्स में लिखा है कि पेट का कठोर होना आंतरिक रक्तस्राव या इंटरनल ब्लीडिंग का संकेत है। ये कैसे काम करता है? देखिए, पेट एक बहुत बड़ी कैविटी है जिसमें हमारे कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे लिवर और किडनी वगैरह। हाँ, अगर किसी दुर्घटना में जैसे स्टीयरिंग व्हील जोर से पेट में लगने के कारण यकृत या प्लीहा पट जाता है तो पेट के अंदर तेजी से खून बहने लगता है। हे भगवान! अब खून एक ऐसा तरल है जो जब पेट की अंदरूनी सतह और मांसपेशियों के संपर्क में आता है तो उन्हें बहुत इरिटेट करता है। प्रतिक्रिया के रूप में पेट की मांसपेशियां बचाव की मुद्रा में आ जाती हैं और एकदम सख्त या ऐंठ जाती हैं। अच्छा, तो वो बचाव के लिए सख्त हो जाते हैं। जी। इसे बोर्ड लाइक रिजिडिटी करते हैं, यानी पेट लकड़ी के तख्ते जैसा सख्त हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि मरीज अंदर ही अंदर खून बहने से सदमे में जा रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। धड़ का तीसरा हिस्सा है श्रोणी या पेल्विस। मेडिकल दिशा निर्देशों में एक बहुत सख्त चेतावनी दी जाती है कि श्रोणी की जांच करते समय धीरे से स्थिरता की जांच करें और इसे बार बार हिलाने या रॉक करने से बचें। ऐसा क्यों? पेल्विस को हिलाना इतना खतरनाक क्यों है?
श्रोणी या पेल्विस ना हड्डियों का एक बहुत ही मजबूत गोल छल्ला होता है जो हमारे शरीर के निचले हिस्से को सहारा देता है। हाँ, वो रिंग जैसी संरचना। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस छल्ले के अंदर से हमारे पैरों की ओर जाने वाली कुछ सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं गुजरती हैं। अच्छा। जब किसी बड़ी दुर्घटना में श्रोणी टूटती है तो हड्डियों के वे टूटे हुए किनारे ब्लेड की तरह बेहद नुकीले हो जाते हैं। ओहो, अब मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। हाँ, अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति जांच करते समय श्रोणी को जोर से दबाता है या बार बार हिलाता है तो वो नुकीली हड्डियां अंदरूनी तौर पर हिलती हैं और वहां मौजूद बड़ी रक्तवाहिकाओं को काट सकती हैं। बाप रे, ये तो सीधा नसें काटने जैसा हो गया। बिल्कुल। पेल्विस के अंदर जगह बहुत होती है, इसलिए वहां से कुछ ही मिनटों में इतना भयानक आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है कि मरीज का पूरा खून वही जमा हो जाए और फिर उसकी जान बचाना असंभव हो जाए। एकदम। इसलिए श्रोणी को केवल एक बार बहुत ही हल्के हाथों से दबाकर परखा जाता है। ये सुनना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक छोटी सी गलती, एक अतिरिक्त दबाव और मरीज की जान जा सकती है। इसलिए सही ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब हमने शरीर के बाहर की चोटें तो देख लीं और अंदर छिपी दरारों का भी अनुमान लगा लिया, लेकिन शरीर के अंदर के सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं ये जानने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है ना। जी बिल्कुल। यहीं पर डायग्नोस्टिक्स और मरीज के इतिहास का रोल आता है। वाइटल साइंस जैसे हृदय गति, श्वसन दर, रक्तचाप और ऑक्सीजन का स्तर ये हमें बताते हैं कि शरीर का इंजन कैसा प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल सही। ये वाइटल साइंस एक तरह से शरीर के डैशबोर्ड के इंडिकेटर्स हैं, जैसे गाड़ी में होते हैं। और इसके साथ ही मरीज का इतिहास जानने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिसे सैंपल कहते हैं। ये इमरजेंसी में काम आने वाला एक निमोनिक है। जी, बहुत काम का टूल है ये। एस से लक्षण, सिम्टम्स, ए से एलर्जी, एम से दवाएं, पी से पिछला मेडिकल इतिहास, एल से आखिरी भोजन लास्ट मील और ई से घटनाक्रम यानी दुर्घटना से ठीक पहले क्या हुआ था। बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। क्या? मरीज इमरजेंसी में है, उसकी हड्डियां टूटी हैं, उसे तुरंत इलाज चाहिए और हम पूछ रहे लास्ट मील यानी आखिरी बार क्या खाया था। क्या हम कोई रेस्टोरेंट का फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? यह अजीब जरूर लगता है सुनने में, लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर में जीवन और मृत्यु का अंतर तय कर सकता है। सच में? वो कैसे? कल्पना कीजिए, एक सड़क दुर्घटना हुई है और मरीज को अंदरूनी ब्लीडिंग रोकने के लिए तुरंत आपातकालीन सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी के लिए मरीज को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करना होगा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले एस्पिरेशन वाले हिस्से में बात की थी, बेहोशी में शरीर के सारे रिफ्लेक्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें पेट और गले के वॉल्व्स भी शामिल हैं। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। अगर मरीज ने दुर्घटना से कुछ ही देर पहले भारी खाना खाया है तो उसका पेट भरा हुआ है। एनेस्थीसिया के दौरान पेट की मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और वो सारा खाना बिना किसी रोक टोक के गले में वापस आ सकता है और सीधे फेफड़ों में जा सकता है। जी। और ये एनेस्थीसिया के दौरान मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर डॉक्टर को पता है कि मरीज ने हाल ही में खाया है तो वे एनेस्थीसिया देते समय वायु मार्ग को सुरक्षित करने के लिए विशेष एहतियाती उपकरणों का उपयोग करेंगे। ये तो सच में एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन है। हम फिर से एस्पिरेशन वाले उसी कॉन्सेप्ट पर आ गए। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, ये बहुत अद्भुत है। यही तो चिकित्सा विज्ञान की खूबसूरती है। अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल रेड फ्लैग्स की। ये वो चेतावनियां हैं जो देखते ही अलार्म बज जाना चाहिए। पहला है आंखों में असमान पुतलियां यानी अनइक्वल प्यूपिल्स, एक पुतली बड़ी और एक छोटी। जी, ये मस्तिष्क की गंभीर चोट या ब्रेन इंजरी का सीधा संकेत है। और दूसरा है छाती की असामान्यता जो न्यूमोथोरैक्स का संकेत हो सकता है। और तीसरा है कमजोर या अनुपस्थित नाड़ी जो शॉक का संकेत है। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये न्यूमोथोरैक्स क्या है? न्यूमोथोरैक्स को आम भाषा में फेफड़ा पिचक जाना या कोलैप्स्ड लंग कहते हैं। अच्छा। यदि छाती में कोई चोट लगती है, जैसे पसली का टूटना, तो हवा फेफड़े से बाहर निकलकर फेफड़े और छाती की दीवार के बीच जमा होने लगती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? ये जमा हुई हवा फेफड़े पर बाहर से इतना दबाव डालती है कि फेफड़ा फूल नहीं पाता। अगर इस हवा को तुरंत सुई या ट्यूब डालकर नहीं निकाला गया तो ये गुब्बारे की तरह फूलकर हृदय पर भी दबाव डाल सकता है। बाप रे, मतलब दिल धड़कना बंद कर सकता है। जी बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बहुत ही खतरनाक है ये। और शॉक के बारे में क्या कहेंगे? आम भाषा में तो शॉक का मतलब कोई बुरी खबर सुनकर सदमा लगना होता है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक शॉक होता है, लेकिन मेडिकल शॉक बिल्कुल अलग है।
इसका मतलब है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय और गुर्दों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंच पा रहा है। ये खून बह जाने की वजह से होता है क्या? हाँ, ऐसा भारी रक्तस्राव के कारण हो सकता है या हृदय के ठीक से पंप न कर पाने के कारण। मरीज की नाड़ी बहुत तेज लेकिन एकदम कमजोर हो जाती है। ये एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, जिसमें मिनटों के भीतर अंगों का काम करना बंद हो सकता है ना? बिल्कुल। इसलिए इन रेड फ्लैग्स को तो किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। हमने 2 अलग-अलग चीजों के बारे में बात की, प्राथमिक सर्वेक्षण और द्वितीयक सर्वेक्षण। जी, प्राथमिक सर्वेक्षण जीवन रक्षक है, इसका क्रम ABC है और ये तत्काल किया जाता है, जबकि द्वितीयक सर्वेक्षण एक विस्तृत परीक्षा है, सिर से पैर तक की जाती है और ये मरीज के स्थिर होने के बाद ही की जाती है। मेरा सवाल ये है कि इन्हें इतने सख्त खानों में क्यों बांटा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक डॉक्टर सब कुछ एक साथ नहीं देख सकता? ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कारण से किया गया है। आपात स्थिति में ना एक डॉक्टर या पैरामेडिक के दिमाग पर बहुत भारी मानसिक दबाव होता है, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। हाँ, वो तो है। हर तरफ अफरा तफरी होती होगी। बिल्कुल, खून बह रहा होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सबसे अच्छे डॉक्टर से भी मानवीय त्रुटि हो सकती है। घबराहट में गलतियां होना स्वाभाविक है। जी, इसलिए ये व्यवस्थित दृष्टिकोण एक प्रकार का मानसिक कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि घबराहट के क्षणों में भी आप विचलित ना हों। एक गाइड की तरह काम करता है ये। बिल्कुल। अगर मरीज का पैर बुरी तरह से टूटा है और खून बह रहा है, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उधर जाएगा। लेकिन ये सिस्टम आपको याद दिलाता है कि पहले ए यानी एयरवे देखो। सही बात है। अगर वो सांस ही नहीं ले रहा है तो पैर का खून रोकना बेकार है। एकदम सही। जब आपके पास एक स्पष्ट प्रणाली होती है, तो आप भावना या पैनिक में बहने के बजाय विज्ञान और तर्क के अनुसार मशीन की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। एक तरह से ये चेकलिस्ट डॉक्टर को खुद से बचाती है। तो आज हमने सीखा कि रिकवरी पोजीशन एस्पिरेशन को रोकती है और वायु मार्ग को बचाती है, और सिर से पैर तक का आकलन ABC स्थिर होने के बाद छिपी हुई चोटों को खोजने का एक अचूक तरीका है। बिल्कुल। और विद्यार्थियों, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रोटोकॉल्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्तर की आपातकालीन चिकित्सा दिशा निर्देशों पर आधारित हैं। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित तरीके हैं। तो आज हमने चिकित्सा विज्ञान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को समझा। हमने जाना कि कैसे एक साधारण सी करवट किसी की जान बचा सकती है और कैसे व्यवस्थित तरीके से जांच करने पर छिपे हुए खतरे सामने आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। हमने आज बहुत सारे वैज्ञानिक चरणों, शारीरिक यांत्रिकी या प्रोटोकॉल के बारे में बात की, लेकिन सोचिए, वास्तविक आपात स्थिति में किसी की जान बचाते समय जो तनाव होता है, जो एड्रेनलिन का तूफान शरीर में दौड़ता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए? ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान होना एक बात है, लेकिन सड़क किनारे किसी भयानक दुर्घटना को देखकर अपने हाथ कांपने से रोकना और उस ज्ञान को शांत दिमाग से लागू करना बिल्कुल अलग बात है। अगली बार जब आप शांत हों तो चिकित्सा के इस मानसिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर जरूर विचार करें। बहुत ही गहरा विचार है ये। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।